है, इससे पहले मैं माननीय डॉक्टर देव को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चिंतन क्यों है और इसका निवारण क्या है। जन्म से ही आदमी 3 चीजों के लिए प्रेरित होता है: अंश के लिए, अधिकार के लिए और अधिग्रहण के लिए। 3 चीजों के लिए प्रेरित होता है। आप ये कह सकते हैं ये तीनों चीजों हमें कुदरत ने दी, लेकिन प्रेरित होना काफी नहीं है, जागरूकता होना जरूरी है। ये अंश हमारे जीवन का दंश न बन जाए, ये अधिकार हमारे जीवन का धिक्कार न बन जाए, ये अधिग्रहण हमारे जीवन का ग्रहण न बन जाए, इसकी जागरूकता हमको चाहिए। स्वतंत्रता जो हम आज बात कर रहे हैं इससे संबंधित है और इसके द्वार मानव उत्थान और मानव समाज के कल्याण की तरफ खुलते हैं। आपको और इसके लिए जानकारी चाहिए, आप और सुनना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय डॉक्टर देव जी। जागृति विहार के सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों को मेरा अभिवादन, मेरे भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और इस देश की धरती और भारत माता को सलाम। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 ऐसे पर्व हैं और ऐसी तारीखें जिनका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये बेसब्री क्यों होती है? ये बेसब्री मुझे इसलिए होती है कि आज और 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे हैं जो एक तो हम कभी भूलते नहीं और दूसरा हमारे अंदर एक नया उत्साह और एक उमंग आती है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इन 2 दिनों में सड़कों पर दुर्घटनाएं कम होती हैं, हिंसा कम होती है, अपराध कम होते हैं और हमारे अंदर एक संगठन और समूह बनाने की एक क्षमता दिखती है। और इन 2 दिनों में, कम से कम इन 2 दिनों में हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ देश और समाज के लिए चिंतन मनन करें। व्यक्ति जहाँ भी पैदा होता है वहाँ उस धरती और उस जगह से उसको प्रेम होना स्वाभाविक है। मनुष्य को ही नहीं, हर जीव जंतु को उस जगह से प्रेम है। हम कहीं भी चले जाएं विश्व में, अगर हमारी धरती का नाम, हमारी जगह का नाम आता है तो हमारे अंदर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और अगर विश्व में कहीं भी व्यक्ति अगर मर रहा हो तो उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है कि उसको अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाए। एक कहानी है, अमेरिका की कहानी, कि एक व्यक्ति, एक कलाकार था, वो अपने गांव से नाराज़ होकर, उसके घर में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं थे, वो एक सैकड़ों मील दूर एक शहर में गया और मेहनत करके एक बहुत बड़ा कलाकार बन गया। उसने बहुत नाम कमाया, उसकी शादी ब्याह नहीं हुई थी, उसका अपना कोई था नहीं, सिर्फ मित्र थे। अचानक उसे एक असाध्य रोग हुआ, वो मृत्यु के निकट पहुंच गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा एक गांव है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी अंत्येष्टि वहाँ करना। सुन ली गई बात, उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ने सोचा कि अब ये देखेगा तो है नहीं, तो उसको एक कफन में रख कर, जैसे उनका सिस्टम होता है, और उसमें शायद नाम पता भी लिख दिया जाता है, और समुद्र के किनारे एक जो एक अंत्येष्टि स्थल था वहाँ पे उसको दफन कर दिया गया। उस दिन रात में एक समुद्री तूफान आया, इतना भयंकर समुद्री तूफान आया कि वो जो कफन अंदर गढ़ा हुआ था वो वहाँ से डिसलॉज हो गया और समुद्री लहरों के साथ सैकड़ों मील की दूरी तय करता हुआ उसी गांव के छोर पर जाकर टिक गया।
और ये 12-14 घंटे तक समुद्री तूफान चलता रहा जब तक कि वो कफन उस गांव के तट पर नहीं पहुंची। फिर वहां पर लोगों ने खोला, उसका नाम पता देखकर वो पहचान गए और वहां उसकी अंत्येष्टि हुई। आश्चर्य होता है कि क्या देश प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि जो प्रकृति और भगवान को हिलाकर रख दे। होती, अक्सर होती है। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमारा काम का प्लेस, हमारी प्रगति कम से कम उस स्थान पर जरूर अप्रिशिएट की जाए जहां पर हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि या मातृ प्रेम जो होता है उससे उत्पत्ति होती है राष्ट्र की, देश की, प्रदेश की, और उन चीजों की उत्पत्ति के बाद कॉन्सेप्ट आता है देश प्रेम, आजादी। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ अगर प्रकृति के हिसाब से होगा, ईश्वर के हिसाब से होगा, तब कोई समस्या की बात ही नहीं थी, तब कोई डिस्कशन की भी बात नहीं थी। ऐसा होता नहीं। हम असफल हुए और असफलता कई चरणों में आई। उस असफलता को बताने के लिए मैं आपको बताता हूं आजादी का कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने कई ऐसे लोगों से बात की, यहाँ भी कई वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने आजादी के पहले जन्म लिया है। बातचीत के जरिए पता लगा कि 15 अगस्त 1947 के पहले और उसके बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन। तो मैंने ये एनालिसिस करी कि कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके पहले भी हम टैक्स देते थे, लगान देते थे, उसके बाद भी टैक्स दे रहे हैं। उसके पहले भी पुलिस अत्याचार करती थी, आज भी पुलिस अत्याचार कर रही है। उसके पहले भी जो जो चीजें होती थी, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, कुछ अच्छी बातें होती थी, वही वही हूबहू हो रही है। तब फिर ये आजादी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? क्या सत्ता परिवर्तन आजादी थी? अगर सत्ता परिवर्तन आजादी थी तो हर 5 साल में अभी भी सत्ता परिवर्तन होता है। तो ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट था कि एक विदेशी थे जो वहां पर राज कर रहे थे, लेकिन एक आम जनमानस की जो लाइफ थी, उस लाइफ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। यकीन मानिए, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैं बता रहा हूँ। और शायद हम लोगों को कह दिया गया कि हम आज़ाद हो गए और आज़ाद होने का जश्न हम मनाते रहे, लेकिन साथ ही साथ असफलता भी हासिल करते हैं। अब 125 करोड़ की जनसंख्या हो गई, लेकिन अभी भी हम वैसे ही गुलाम हैं, वैसी ही समस्याएं हैं। कारण क्या है? कारण है कि हम एक छलावे में रहे। हमने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया। हमें सड़क, बिजली, पानी सरकार ने दे दी, हमें इस प्रकृति ने हवा दे दी, ऑक्सीजन दे दी, हमें सुरक्षा पुलिस ने दे दी, सेना ने दे दी। अब हमारे लिए क्या काम बचा? हमारे लिए सिर्फ इतना काम बचा कि हम एक मकान बना लें, रहने की जगह बना लें और वहाँ अपने परिवार को रख दें। जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है एक पेड़ के ऊपर, समझ लीजिए वो घोंसला हमारा मकान हो गया। उसमें उसके बच्चे होते हैं, समझ लीजिए हमारा परिवार उसमें हो गया। उसके बाद वो चिड़िया जाती है, भोजन लेती है, हम भी जाके जीविकोपार्जन करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी प्रोफेशन करते हैं, लौट के आते हैं, वही चीज़ जो चिड़िया करती है वही हम करते हैं। तो हमारी सोच उसके आगे बढ़ी नहीं। हमने सोचा कि बस इतना पर्याप्त है, बाकी हमें सब कुछ मिल रहा है। तो जब हमको सब कुछ मिला तो हमने ये सोचना छोड़ दिया कि हमें क्या करना है। हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो एक देश, शासन, प्रशासन अपनी जनता के लिए करता है। हम उन अधिकारों की मांग करते हैं, हमें शिकायतें होती हैं, हम आलोचना करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वो पूरा संविधान पढ़ा होता है या अपना स्वयं का संविधान बनाया होता है। आज़ादी का जो असली मायने हैं, आज़ादी के असली मायने होते हैं जब आप 3 चीज़ों को समाज से दूर कर लें या अपना लें, और यही संविधान में भी लिखा है। एक बात है बराबरी का अधिकार। आप जरा सोचिए कि जो आम जनमानस है,
क्या इस बराबरी के अधिकार को जो वो सरकार से चीख चीख के मांगता है, शिकायतें करता है, आलोचना करता है, क्या अपने आपस में ये अधिकार हर एक को देता है? कतई नहीं। ये भेदभाव है हमारे समाज में, पैसे के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो बराबरी का अधिकार हमारे अपने अंदर समाज में नहीं, और हम इसकी मांग करते हैं सरकार से। उसका परिणाम क्या होता है? हम कमजोर होते हैं, हमारे अंदर संगठन की शक्ति नहीं आ पाती। ये जो प्रकृति है भेदभाव नहीं करती। एक अमीर के घर में भी उतनी धूप आएगी, एक झोपड़ी पे भी उतनी धूप आएगी। जितना पानी उसके छत पे गिरेगा उतना ही पानी और जगह गिरेगा। और यकीन मानिए कि देश भी नहीं करता है ऐसा भेदभाव, कोई भी नहीं करता है, ईश्वर भी नहीं करता है। लेकिन हम असफल हुए कि इस बराबरी के अधिकार को हमने अपने आपस में ही नहीं दिया लोगों को, लेकिन हम मांग करते रहे और एक तरफ आजादी का जश्न मनाते रहे। आजादी की दूसरी शर्त है कि लोगों में सुरक्षा की भावना है। ये भी संविधान में लिखा है कि कमजोर लोगों को सुरक्षा देना सरकार का ही काम नहीं है, हमारा अपना भी काम है। लेकिन कौन देता है? पड़ोसी के घर में आग लग रही है, क्या मतलब है? जब तक मेरा घर सुरक्षित है। कोई कहीं पे महिला के साथ कुछ हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम सुरक्षा की भावना को भी अपना नहीं रहे, आपस में कतई संगठित नहीं है, किसी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है। हम मांग रहे हैं पुलिस से, जरा सी बात हो जाती है आप पहुंच जाते हो, ज्ञापन देने लगते हो। आपस में हम क्या कर रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं? कतई नहीं। तीसरा पॉइंट है आजादी के लिए न्याय। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शर्त होती है समाज में न्याय की स्थापना। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और यह संविधान में भी लिखा हुआ है कि न्याय के सामने सब बराबर हैं। लेकिन क्या हम न्याय कर रहे हैं आपस में? यकीन के साथ कहता हूं कि हर घर तक में न्याय नहीं, हमारे आपसी संबंधों में न्याय नहीं। हम लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं करते। तो जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम भागते हैं न्यायपालिका की ओर, सरकार की ओर, शिकायतें करते हैं, मीडिया की तरफ जाते हैं, जाने क्या करते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं जो दूसरों के प्रति अन्याय करते हैं, और कुछ लोग नहीं, हम में से ज्यादातर लोग हैं जो न्यायप्रिय नहीं। तो इन 3 पॉइंट्स में जो आजादी के मूलभूत बिंदु हैं, हम असफल हुए। और इसी असफलता के कारण हमें क्या करना पड़ता? राजनेताओं की गुलामी करनी पड़ती है, क्योंकि सुविधा तो वहीं से आएगी। उनको माले पहनाने पड़ते हैं। हमारा आत्मविश्वास कहाँ आ जाएगा? जब हमारे अंदर इतनी कमियां हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुलिस से डरना पड़ेगा, न्यायपालिका से डरना पड़ेगा, सरकार से डरना पड़ेगा। कोई भी राजनेता आ जाए उसको माला पहनानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। एक बात और जो हमारे संविधान में भी है, विश्व के संविधान में भी है, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र इज ए बेटर वर्ड। ये लोकतंत्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और लोकतंत्र की शुरुआत हमारे देश, और हमारे देश से भी हुई है। कहां से शुरू हुई है? राजा रामचंद्र जी से। अभी मैं उनको राजा रामचंद्र जी, हम में से कुछ लोग आलोचना करते हैं कि राजा रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था एक धोबी के कहने पर। बहुत लोग कहते हैं कि ये गलत था। व्यक्तिगत रूप से ये गलत हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखें तो ये असली लोकतंत्र की शुरुआत ही नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण। जब एक राजा एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का त्याग करता, और बहुत सारी की बातें थी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाती, और इसीलिए राजा रामचंद्र जी को हम सब लोग भगवान राम कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत उन्होंने करी। और इससे बड़ा अनूठा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है
कि ये लोकतंत्र जो भगवान राम ने दिया था, जो हमारे संविधान में लिखा है और जो हम सरकार से उम्मीद करते हैं, क्या हमारे अंदर है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शुड नॉट ओनली बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। असली लोकतंत्र वो है जो एक वे ऑफ लाइफ हमारे इर्द गिर्द है, सड़क पर। जो मैंने 3 पॉइंट बताए वो भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के 3 बिंदु होते हैं। अगर ये लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में होगा तभी हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। तो ले दे के बात ये आई कि ये सारी कमियां हमारे अंदर हैं, इसीलिए ये असफलता आई, इसीलिए हमारी निर्भरता आई कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, एक आम आदमी। तो साथियों, करना क्या? जब जागे तब सवेरा। करना ये है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाना है, अपने अंदर एक संवेदना लाना है, ताकि कम से कम ये 3 बिंदु तो देख लो कि कम से कम अपने मोहल्ले में, अपने आचरण में बराबरी, सुरक्षा और न्याय आ जाए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो जाए, फिर किसी की जरूरत नहीं होगी, किसी सरकारी एजेंसी, किसी शासन, किसी राजनेता की जरूरत नहीं होगी। वरना इसी तरह से लाल नीली बत्ती गाड़ियों के पीछे भागते रहोगे, उनको वीआईपी कहते रहोगे, वो धूल उड़ाती आपके सामने से जाती रहेंगी, आपको कीड़ा मकोड़ा समझेंगी, आप कहोगे कि आप आजाद हो, लेकिन आजाद आजाद कुछ नहीं। गुलामी गुलामी होती है, चाहे किसी देशी की गुलामी करो, चाहे किसी विचारधारा की गुलामी करो, चाहे अपने लोगों की गुलामी करो, गुलामी गुलामी। स्वयं को सक्षम बनाना होगा, और स्वयं को सक्षम बनाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है संगठन की शक्ति। इसमें हम कतई विश्वास नहीं करते। अभी एक संगठन हो और अगर बुलाया जाए लोगों को तो क्या होगा? बहाने क्या होंगे? घर में काम चल रहा है, घर में पुताई चल रही है, किसी को स्टेशन छोड़ने जाना है, घर में कोई मेहमान आ गया है। दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी। हमारी बिल्कुल अंतिम, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़ करके लोग इतने छोटे छोटे बहाने बनाते हैं संगठित ना हो। संगठन की शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर एक चेतना जगानी है, और जब तक ये संवेदना और चेतना नहीं आएगी, ये जागरूकता नहीं आएगी कि हमारा जीवन देश और समाज के लिए भी है, तब तक कुछ नहीं होने। मैं आपको बताऊं कि हम में से ज़्यादातर लोग हैं एक अवस्था के बाद, जैसे 40-45 होती है, उसके बाद हम धीमे हो जाते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ कि वो धीमे ही नहीं हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि अब लाइफ पूरी होगी, जीवन पूरा हो। मैं आपको बताता हूँ इसका ठीक उल्टा सोचिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता है, चेतना नहीं होती, तो पहले हम अपना माइंड को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके बाद हम शिक्षा ले रहे होते हैं, फिर हम अर्थव्यवस्था बनाते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की फ्लडिंग होती है। उन हार्मोन्स के अंतर्गत 20 साल तक हमें वासना सताती है, हमारे अंदर विषय वासना होती है, सारी बुराइयां होती हैं। उनको कुछ लोग पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में यूज करते हैं। और जैसे ही 40, 45 या 50 की उम्र आती है, उसके बाद हम कहते हैं बच्चे तो सेटल हो रहे हैं, मकान बन गया है, गाड़ी हो गई है, तो अब हमें क्या करना, अब तो यार जीवन का अंत आना है। साथियों, वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। इस बात को सोचिए कि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। जब आप पैदा होते हैं तब जीवन की शुरुआत नहीं होती, उस समय प्रकृति के अनुसार आप चलते हैं। प्रकृति कहती है कि अभी तो तुम्हें होश नहीं है, पहले होश आ जाए, फिर दिमाग डेवलप हो जाए, विचार डेवलप हो जाए, चरित्र डेवलप हो जाए, उसके बाद प्रकृति आपके शरीर में हार्मोन्स पैदा करती है। अब उस हार्मोन्स के ही तहत आप एक परिवार बनाते हैं। वो एक पॉजिटिव वे है यूज करने का।
तो उसके बाद जब 45-50 की उम्र होती है तब क्या होता है, बच्चे सेटल होने लगते हैं। जैसे वो चिड़िया अपने घोंसले में बच्चे रोज रखे रहती है, एक दिन आती है देखती है बच्चे फुर्र से उड़ गए, तो बच्चों को फुर्र से तो उड़ जाना ही है, हम लोग भी उड़े थे। उसके बाद एक नया जीवन शुरू होता है और उस समय हम जीवन का अंत कह देते हैं, जब सब कुछ हमारे शरीर से निकल चुका है और एक नया जीवन मिला है, एक जीवन की दूसरी नई इनिंग शुरू हुई, तब हम क्विट कर जाते हैं। तब हम कहते हैं हम मॉडिफाइड सर्वेंट बनना पसंद करते हैं, घर में घर के काम या छोटे मोटे काम करना। वो स्टेज होती है देश, समाज और मानवता की। प्रकृति ने आपको भेजा है कि पहले वो काम करके फिर सड़क पे उतर आइए, फिर आइए कुछ काम करिए, और हम वहां पर क्विट कर देते हैं। ये लाइफ की जो दूसरी इनिंग होती है, चूंकि यहाँ पे काफी वरिष्ठ जन है, ये दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस दूसरी इनिंग के चलते हमारी तीसरी इनिंग इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी इनिंग लाइफ आफ्टर डेथ। कौन आप, क्या है ये जो बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, क्या इनसे आप जीवित हैं? जितना धन संचय आप करते हैं उसका 70% संचयित धन छोड़ के जाओ। ये स्टडी 70% पैसा आप छोड़ के जाओ, 100% प्रॉपर्टी मकान सब छोड़ के जाएंगे, घोड़ा गाड़ी और जो चीजें होती हैं वो भी छोड़ के जाएंगे। इतना सब कुछ छोड़ के जाने के बाद भी मृत्यु के बाद मैक्सिमम 13 दिन तक याद रखा जाता है और उसके बाद एक तस्वीर पे माला चल जाती है। हम नहीं याद रखेगा, लेकिन एक तरीका है कि हम मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। गांधी, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये सब जीवित हैं अपने विचारों से। तो अगर हम सेकंड इनिंग में अपने विचार इतने बढ़िया कर लें कि इस दुनिया को कुछ दे के जाए, जो आप विचार दे के जाओगे, जो आप अपने अनुभवों और चरित्र के माध्यम से करके जाओगे, उसी से आप याद रखे जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से और इन सब चीज़ों से कतई याद नहीं रखे जाओगे। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग ठीक उल्टा करते हैं कि यार इतना छोड़ के जाओ कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, और आप छोड़ के जाते हो झगड़े का समय, उसके बाद झगड़ा होता है, आप अलग नहीं याद रखे जाते हो, गाली खाते हो। तो साथियों, हम ये संकल्प लें कि जो हमारी फर्स्ट इनिंग थी वो तो एक खामखा की इनिंग थी कि वो हमें मजबूरन, ये जीवन जो है खोने की यात्रा है, ये जीवन कुछ पाने की यात्रा नहीं है। खोते क्या है? हम वासना खोते हैं, बुरे विचार खोते हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं उन सबको ठीक कर लेते हैं। तो ये जीवन जो है सब कुछ खोने की यात्रा है, पाने की तो है ही नहीं। और पाने की यात्रा क्या है? एक संतुष्टि, एक खुशी, कि उसके माध्यम से, और वो कैसे मिलेगी संतुष्टि खुशी? वो ऐसे मिलेगी जब हम अपने विचारों से, अपने कार्यों से देश, समाज और मानवता के लिए कुछ करेंगे, वरना तो हम जानवर तुल्य हैं। तो ये जानवर तुल्य जीवन से कोई फायदा नहीं। और जो सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूं, इसके सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप देख सकते हैं आज के युग में, तो शीर्ष पर बैठा एक नेता है नरेंद्र मोदी। आप देखिए, पूरा जीवन त्याग पर आधारित है, और सेकंड इनिंग में जो एनर्जी आप देखते हैं इस शीर्ष के नेता, वो एनर्जी कहीं है ही नहीं। उससे तो प्रेरित हो सकते हैं हम। कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो राजा हमारा वही है जो मैं कह रहा हूं, इतनी राजा वही कर रहा है जो मैं कह रहा हूं। वो बिल्डिंगें नहीं बना रहा है। उसको जो 21 लाख रुपए मिले वो चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह में, वो भी दे दिए गरीबों की शिक्षा के लिए। राजा हमारा ऐसा है। कम से कम पिछले 7-8 महीने से हमने एक ऐसा राजा पाया, और जैसा राजा है अगर वैसी प्रजा हो जाएगी तो 125 करोड़ जनता ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि हम अपनी सेकंड इनिंग में गांधी, बुद्ध और विवेकानंद की तरह काम करें, ताकि हम तीसरी इनिंग में जीवित रहें। तो साथियों, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर आप सब अभी भी जग सकते हैं। संगठन की शक्ति में यकीन करते हुए सड़क पर उतरिए। सड़क आपका इंतजार कर रही है।
अब हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, धरती माता के लिए कुछ करें, ताकि हम अपनी मनुष्यता की यात्रा पूरी करें। ये मनुष्यता की यात्रा कभी पूरी नहीं होती जब तक हम अपने विचारों से, हम अपने आदर्शों से देश और समाज का भला नहीं करते। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ, उसी को पढ़ के कर लीजिए, आपस में कर लीजिए, जहां है अपने आसपास सब कुछ कर लीजिए, बात बन जाएगी। तो साथियों, आज ये प्रण लें कि हम जाग जाएं, हम संगठन में यकीन करें, संगठित हों, और हमारी पहली प्रायोरिटी हो कि हम देश और समाज के लिए कुछ करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।